नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। सुबह के बज गए 9। वक्त हो गया है हमारे प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम का और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। कोरोना काल में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने का मामला है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। कोरोना के काल में लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा के मामले बढ़े और इन्हीं बढ़े हुए मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है और सवाल पूछा कि शिकायतों के निपटारे के क्या इंतजाम। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि शिकायतों के निपटारे के इंतजाम क्या है। मामले में नोडल ऑफिसर नामित किए जाने की भी जानकारी मांगी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनके पास जाऊं से पहले वकील ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देता हूं। हमने माननीय उच्च न्यायालय में आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष निदा खान है, उनकी तरफ से एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें हमारी मांग थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू हिंसा की घटनाएं लॉकडाउन पीरियड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन, पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया और हमारी डिमांड ये भी थी कि प्रोटेक्शन और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, जिससे कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं वहां पर जाकर अपनी बात को रख सकें। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मोइन, निदा खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ सवाल पूछे हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि वो सवाल क्या क्या है और कब तक जवाब देना है सरकार को। जी बिल्कुल, निदा खान की तरफ से जो PIL फाइल की गई थी उस पर ये कहा गया था कि जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से घरेलू हिंसा के मामले देश के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गए हैं। इस बार कि मई के पहले हफ्ते में जब से शराब की दुकान खोले जाने के आदेश दिए गए हैं, तब से ये मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। कहा यह भी किया कि तमाम शिकायतें की जाती हैं, लेकिन जो सरकारी अमला है वो कोरोना के तीमारदारों की देखभाल करने में, उससे जुड़े मामलों में पैरवी करने की वजह से उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसमें किसी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, और बेहतर होगा कि जिले स्तर पर नोडल अफसरों की नियुक्ति की जाए जो इस तरह के मामलों को देखें, उनमें कार्रवाई करें और कुछ इस तरह के इंतजाम करें ताकि घरेलू हिंसा के मामले जो है वो कम हो सकें। तो इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है, उनसे पूछा है कि अब तक कुल कितने मामले सामने आए हैं, उनमें क्या क्या कार्रवाई की गई है और इस तरह के मामलों को कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाने की जो मांग की गई थी उस पर भी हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है और पूछा है कि क्या किसी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति किए जाने पर कोई विचार चल रहा है, कोई मंथन किया जा रहा है और सरकार इन मामलों में आखिर अब तक कर क्या रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। ठीक है, यानी कि इसका जवाब देना है सरकार को। मोइन, आप बने रहे हमारे साथ। आखिरी एक और बड़ी खबर है, उस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। यूपी सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दलील है। वो दलील यह है कि कोरोना की रैंडम जांच फिलहाल संभव नहीं। यूपी सरकार ने ही दलील दी कि रैंडम जांच फिलहाल वो नहीं कर पा रहे हैं, वो संभव नहीं है। उसके पीछे का कारण उन्होंने दिया, हवाला दिया संसाधनों की कमी का, कि संसाधनों की कमी के कारण जांच फिलहाल संभव नहीं है। सरकार के दलीलों पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अब नाराजगी कोर्ट की क्या है, क्या सवाल फिर पूछे, ये ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। पहले तो आपसे पूरा का पूरा ये मसला समझना चाहेंगे कि क्या पहले नोटिस जारी किया गया था सरकार हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को, जिसका जवाब इन दलीलों के साथ सरकार ने दिया और उसके बाद फिर से सवाल पूछे हैं, तो इन सवालों के जवाब अब कब तक देने सरकार को? देखिए, कोरोना के मामले जब से तेजी से बढ़ने लगे उसके बाद से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये मांग उठ रही है कि रैंडम टेस्टिंग किए जाने चाहिए ताकि ये पता लग सके कि आखिर कितने प्रतिशत आबादी को कोरोना हुआ है और क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड में तो नहीं चेंज हो गया है। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था तो कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत जो है वो वेलफेयर कंट्री है, लोक कल्याणकारी देश है और यहाँ संसाधन जो है वो बेहद सीमित है और रैंडम टेस्टिंग में खर्च काफी आता है, इसलिए फिलहाल रैंडम टेस्टिंग संभव नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और पूछा कि जब इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं
कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो रैंडम टेस्टिंग पर आखिर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। और जब सरकार की तरफ से ये दुहाई दी गई कि संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, इस वजह से रैंडम टेस्टिंग करा पाना संभव नहीं है, तो हाई कोर्ट ने सरकार से आज ये बताने को कहा है कि प्रति व्यक्ति रैंडम टेस्टिंग पर कितना खर्च आएगा। और हाई कोर्ट ने ज्यादा वक्त भी नहीं दिया, सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है। और आज ही उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट को ये बताना होगा कि अगर रैंडम टेस्टिंग कराई जाती है तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना आएगा। तो यानी कि महत्वपूर्ण कुल मिलाकर रहने वाला आज का दिन। मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जवाब आज ही सरकार को दाखिल करना है और आज ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार जवाब दाखिल करके बताएगी कि कितना खर्च आएगा और लॉकडाउन के दरमियान रैंडम जांच की तैयारियां क्यों नहीं सरकार। एलएसी पर भारत और चीन के बीच झड़प के बाद पूरे देश से बदले की आवाज उठ रही है, लिहाजा सरकार भी अब एक्शन में। एक और जहां पर चीनी सामानों का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस मामले पर कमांडर स्तर की बातचीत बंद कर दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने कल यानी कि 19 जून को शाम को 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर मिलकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कल की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कह दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता करने वाला नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि भारत संप्रभुता के साथ किसी तरह की कोई कोताही बरतेगा नहीं। ये हमारी संप्रभुता का मामला है। तो आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और इसी खबर पर अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गया। अविनाश, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है सर्वदलीय बैठक, क्या सरकार अवगत करवा सकती है? क्योंकि लगातार विपक्ष नेता यही बात कर रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें बताइए तो कि स्थिति वहां पर क्या है, क्या चल रहा है, सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, इस बात से क्या अवगत करवा सकते हैं? और विपक्षी दलों की क्या सोच, इस पर क्या रुख नजर आ रहा है? क्योंकि सामना में हम आज देख रहे हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि परमाणु बम, ये जो टैंक आपने लिए किस लिए रखे हैं, आज के दिन के लिए तो ये रखे हैं। तो विपक्षी दलों का क्या रुख है इस पूरे मसले पर? देखिए राजीव, सबसे पहले यह कह देना चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अगर अभी तक बात करें तो जिस प्रकार से एलएसी में फेस ऑफ था, यानी कि चाइना की सेना जो आगे आ गई थी, इसके अलावा भारत की सेना ने उसका विरोध किया था, तो वहाँ पे कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, लेकिन कमांडर स्तर की बातचीत नहीं बनी, हालात और बिगड़े और दोनों तरफ के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कमांडर स्तर की वार्ता रोक दी गई है, अब डिप्लोमेटिक स्तर की वार्ता हो रही है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना के विदेश मंत्री से बातचीत की है और ये काफी लंबी बातचीत चली है, दोनों नेताओं ने बातचीत की है। लेकिन चाइना के एक रुख को समझना होगा। चाइना ने ये जरूर कहा है कि वो भारत के साथ किसी भी तरीके कोई टकराव नहीं चाहता है, लेकिन वो गलवान घाटी पर उसी के साथ साथ अपना पूरा हक बता रहा है। उसका कहना है कि गलवान घाटी पूरी उसकी है, जबकि गलवान घाटी का कुछ क्षेत्र उसके पास जरूर है, लेकिन पूरी गलवान घाटी उसकी नहीं है। गलवान घाटी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो भारत के पास ही है और उसी को लेकर टकराव बना हुआ है। चूंकि भारत ने गलवान घाटी से गुजरते हुए ओल्डी बेग तक का जो इस रास्ता बनाया है, उसको लेकर चीन लगातार विरोध जा रहा है। चीन का कहना है कि वो रास्ता जो है चीन की सरजमी पर बनाएगा नहीं। चीन जिस तरीके से अपना दावा कर रहा है गलवान घाटी पे, उसी को लेकर फेस ऑफ है। पहले चीन की सेना पीछे थी, अब चीन की सेना जब आगे आई तो भारतीय सेना ने उसका विरोध किया, जिसके बाद टकराव हुआ। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अब डिप्लोमेट स्तर की बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। चीन की सेना जो कि पीछे थी उसको फिर से पीछे जाने के लिए कहा जाए, हालांकि अभी तक वो पीछे नहीं गई है। जब कमांडर स्तर की वार्ता चल रही थी तो वहां पे भी अगर कहें चीन ने धोखा दिया, चीन के कमांडर ने भारतीय कमांडर ने कहा बिल्कुल उसकी फितरत है, बिल्कुल अविनाश, उसकी फितरत है धोखा देना और वक्त वक्त पर देता है और अपने ही साथियों को धोखा देता है, तो भारत के साथ तो फिर उसकी तनातनी बनी रहती है। लेकिन अविनाश, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि विपक्षी दलों को साथ में लेकर उनसे बातचीत सरकार कर रही है, लेकिन आज क्या होने वाला है?
क्या आज भी किसी तरह का कोई संवाद, किस तरह का कोई डायलॉग होने वाला है चीन के साथ, या आपस में कोई बैठक आज होने वाली है प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की या सेना अध्यक्षों की? जी देखिए, अगर बात करें राजू, तो सेना अध्यक्षों की जो बैठक है, तीनों सेना के प्रमुख और इसके अलावा सीडीएस कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री को ब्रीफ की है। इसके अलावा कल अगर बात करें, जब सीएम कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद जब सीएम कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अभी की क्या सिचुएशन है और कहाँ कहाँ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी डिप्लोमेट स्तर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। भारत की अभी जो पहल है, जो कोशिश है, वो डिप्लोमेट स्तर की बातचीत से इस मसले को सुलझाने की है। आज सारा दिन डिप्लोमेटिक स्तर की वार्ता हो सकती है चाइना के साथ, किस तरीके से इस मसले को आपस में जो है सुलझा लिया जाए। अगर चाइना फिर भी नहीं मानता है, अगर फिर भी राजीव देखिए, तभी भारत ने अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से जो मेरठ और दिल्ली का जो ट्रांजिट रेल है, उसका जो बिड चाइनी कंपनी ने जीता है, उसको नहीं दिया है। चाइना की बहुत सारी कंपनियों के टेंडर अभी भारत ने फिलहाल होल्ड कर दिए हैं, खत्म नहीं किए लेकिन होल्ड कर दिए हैं। कल जिस प्रकार से संचार मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से एक आदेश जारी किया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो 4G सेवाएं बिछ रही है, उसमें चाइनीज कंपनी और चाइनीज उपकरण का किसी भी तरीके से इस्तेमाल लेके जाए। तो चाइनीज कंपनी जो भारत में काम कर रही है, जो टेंडर प्रक्रिया डाली हुई है, उसको अभी फिलहाल होल्ड किया है, खत्म नहीं किया गया है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर और इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी चाइना के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप अपनी स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो फिर भारत सख्त कदम उठाएगा। तो ये सख्त संदेश चाइना को दिया गया और आज भी डिप्लोमेट स्तर की बातचीत होगी। आज जो सारी बातचीत होगी और जो अब तक का पूरा जो है बातचीत हुई है, उसी को लेकर कल प्रधानमंत्री जब विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे, तो उसमें तमाम सारे विपक्ष के नेताओं को बताएंगे कि किस तरीके से चीन से डिप्लोमेटिक स्तर की और कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। अगर बातचीत हो जाती है, संभल जाती है, तब भी प्रधानमंत्री बताएंगे, और नहीं संभलती है तो आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से भारतीय सेना या भारतीय सरकार का रुख होना चाहिए, इसको लेकर के वो तमाम सारे विपक्षी दलों के साथ मंत्रणा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो जी अविनाश, आप नजर बनाए रखें क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। आपसे हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक कल होने जा रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव पर सुनवाई का मामला है। संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करने वाली है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव पर सुनवाई आज और संदीप सिंह, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई है। संदीप सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील दलील रखने वाले हैं। राज्य सरकार ने पैरवी के लिए एएजी विनोद शाही को अधिकृत किया है और संदीप सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। तो आज सुनवाई होने वाली है। और इस खबर पर संतोष शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए 11 बजे से सुनवाई की बात की जा रही है कि सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की, तो प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह ने जो अपील की थी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में, कि उनको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, यानी अग्रिम जमानत की जो अर्जी दी थी, उसको कल लखनऊ पुलिस के द्वारा जो दस्तावेज दिए गए उसके बाद बहस करने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, या यूँ कहा जाए सरकारी वकील के तौर पर, AAG विनोद कुमार शाही यहाँ पर उपस्थित होंगे। वो सरकार का पक्ष रखेंगे कि इनकी अग्रिम जमानत जो संदीप सिंह ने डाली है वो न दी जाए। किस तरीके से इनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने को लेकर के जो बस की जो राजनीति की गई, और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को जेल भेजना पड़ा, ये तमाम दलीलों को लेकर के आज सरकार की तरफ से AAG विनोद कुमार शाही कोर्ट में अपीयर होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील, 2 वकील भी, जयदीप माथुर भी यहाँ पर खड़े होंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि आज संदीप सिंह के एंटीसिपेटरी बेल पर फैसला आ सकता है, जो हाईकोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, क्योंकि कल कुछ दस्तावेज नहीं पहुंच पाने के कारण हाईकोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज उसकी डेट लगी हुई है 11 बजे से, जब हाईकोर्ट में रेगुलर सुनवाई की जब वक्त आएगा तब इस बेल पर सुनवाई होगी। जी संदीप, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। संतोष, अगली खबर पर तो आज सुनवाई होने वाली है। इधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 27 दिन के बाद कल जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें हाईकोर्ट के लखनऊ की बेंच ने ही धोखाधड़ी के मामले में जमानत दी है, जिसके बाद से वो जेल से रिहा हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और आपको ये बता दें कि लखनऊ पुलिस ने 21 मई को अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया था।
उनके खिलाफ प्रवासियों के लिए भेजे गए बस में फर्जीवाड़े का केस भी करवाया गया था। जेल से छूटने के बाद अजय कुमार लल्लू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन आप इन तस्वीरों में अगर देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने नहीं किया। यानी जब जेल से बाहर आए तो उत्साही, अति उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए कारागार के बाहर और हाथों हाथ अपने प्रदेशाध्यक्ष को लिया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि जेल से रिहा हुए तो उत्साह था, उमंग था, कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित थे और उसके बाद रिहाई के बाद माल्यार्पण किया है। तो अजय कुमार लल्लू हालांकि जेल से छूट गए, लेकिन यहां पर नियम कायदे एक बार फिर से ताक पर रखे गए, क्योंकि जब अजय कुमार लल्लू जेल से रिहा हुए तो उनके स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हुआ। और तो और बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। आप इन तस्वीरों को देखिए कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई पर इतने खुश कि ये नियम कायदों को भूल गए, वो नियम कायदे जो इनकी जिंदगी के लिए थे। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, एक सवाल है कि महामारी अधिनियम एक्ट के तहत लगातार कार्रवाइयां प्रदेश में भी होती हैं और हुई हैं, आम लोगों पर बड़ी जल्दी हो जाती हैं, क्या इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन इन्होंने नहीं किया है, नेता के आने की खुशी में ये सारी चीजें भूल गए, नियम कायदों को भूल गए। देखिए, कोरोना से निपटने के लिए एक जो कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना है, और कांग्रेसी कार्यकर्ता कल होश खो बैठे थे। जोश उनके अंदर था। जाहिर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लंबे वक्त के बाद जेल से छूटे थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष की स्वागत के लिए जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आप 6 फीट की दूरी, कौन 6 इंच की दूरी नहीं छोड़ी थी। तो ये साफ बता रहा है कि कोरोना को लेकर के आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हर तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों, अगर कांग्रेस जो जिस पूरे मुद्दे को लेकर के हमेशा सरकार को घेरती आई है, अगर वही कोरोना के जो बेसिक जो फंडे हैं, बेसिक फंडा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए। कोई भी कार्यकर्ता आप देखिए राजीव, पूरी तस्वीर में कोई कार्यकर्ता मुंह ढके हुए नजर नहीं आएगा। अजय लल्लू भले ही अपने गमछे से मुंह ढकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बाकी कार्यकर्ता गायब दिखे। तो उसके साथ ही वो पूरा लाव लश्कर लेकर के माल्यार्पण किया गया, पूरा लाव लश्कर लेकर के एक तरीके से विजय जुलूस के फॉर्म में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अजय लल्लू को जेल से निकाला और फिर यहाँ हजरतगंज तक आए। हालांकि रास्ते में वो विजय जुलूस गायब हो गया था, इतने ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जब जेल से ये बाहर निकले और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का लगातार जो अजय लल्लू का जो हुजूम था वो लगातार साथ में रहा। तो ऐसे में एक अगर जिम्मेदार व्यक्ति, एक पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की अपने ही स्वागत में वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में उनकी ज़िंदगी पर भी खतरा हो सकता है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो जो एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, जाहिर है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिला प्रशासन के जो अफसरों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारी नज़र है, लेकिन ये चूंकि पूरा मामला एक राजनीतिक है, अभी मान लीजिए एपिडेमिक एक्ट के तहत जब तक कि शासन से या उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा निर्देश। बिल्कुल संतोष, बहुत सारे सवाल हैं आपका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एपेडेमिक एक्ट के तहत अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन कह रहा है कि हमारी नजरें क्या है, सारी चीजें कैमरे में कैद हुई हैं, कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। कार्रवाई कब होगी, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरा, कांग्रेसी पार्टी का चेहरा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उजागर हुआ कि एक तरफ आप प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, और पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि अजय कुमार लल्लू एक बहुत बड़े नेता है, क्या पुलिस को इस बात का अनुमान नहीं था कि जब वो रिहा होंगे तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच सके? तो पहले से बंदोबस्त क्यों थे, लोगों की भीड़ जुटने क्यों दी गई? अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गंगा प्राइम। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिक